Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. So आज के लेक्चर में हम लोग इन्वर्टिब्रेट्स के पहले फाइला प्रोटोजोआ को पढ़ेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने इन्वर्टिब्रेट्स के जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्टिब्रेट्स का पहला फाइला जो क्या है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, तो ये वर्ड जहां पे भी आएगा उसका मतलब होता है सबसे पहले। या फर्स्ट। और जोआ, जून, इसका मतलब होता है एनिमल्स। तो प्रोटोजोअन्स कौन होते हैं? ये फर्स्ट एनिमल हैं जो कि अर्थ पे प्रेजेंट हुए थे। ठीक, अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ कैसे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है ये नेकेड आई से देख नहीं सकते हम लोग। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का ही यूज करना पड़ेगा। उसके बाद एसेलुलर। एसेलुलर मतलब सेल इज एब्सेंट। विदाउट टिश्यूज, जब सेल नहीं है तो टिश्यूज भी नहीं होंगे, ऑर्गन्स भी नहीं होंगे। और हैविंग मोर और वन न्यूक्लियाई। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। एसेलुलर मतलब इनके पास सेल प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद सेल नहीं है तो कोई ऑर्गन नहीं है, कोई टिश्यूज भी नहीं है। और उसके बाद इनके पास न्यूक्लियस या एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है प्रोटोजोन्स की, एनिमल्स की। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो पहला हमारा जनरल कैरेक्टर है वो है माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूल्स। मतलब ये कैसे एनिमल्स हैं? माइक्रोस्कोपिक। नॉट विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप के बिना विजिबल हो ही नहीं सकते। हम इन्हें अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा प्रिमिटिव मतलब बेसिक हैं ये। ठीक, विद प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो कैसा है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का है। अब प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनकी बॉडी इस तरह से होती है। एक सेल वॉल और अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इस न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। अब क्या होता है, यही प्रोटोप्लाज्म सारे फंक्शन करता है, इसकी पूरी लाइफ एक्टिविटीज जैसे रेस्पायरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब कुछ इसी प्रोटोप्लाज्म में ही होता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गन नहीं है, टिश्यू नहीं है, तो जो भी वर्क है वो सब किसके थ्रू होंगे? प्रोटोप्लाज्म। इसलिए इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है होता है वो कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का। ठीक, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे चलें तो ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। मीन्स इनके पास एक सेल होती है और न्यूक्लियाई वन और मोर न्यूक्लियाई। अब अगर एक न्यूक्लियाई होगा तो कैसा क्या कहलाएगा? मोनोमॉर्फिक। और अगर दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम? डायमॉर्फिक। और अगर दो से ज्यादा है तो पॉलीमॉर्फिक। ठीक, तो इनके यहाँ पे एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम रहने की बात करें तो ये सॉलिटरी मीन्स अकेले भी रह सकते हैं और या तो ये कॉलोनी में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें प्रेजेंट होती है प्रोटोजोआ में। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद इनकी बॉडी में कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। सिर्फ नॉर्मल एक सेल है विदाउट एनी शेप एंड साइज, तो उसमें क्या ही सिमेट्री होगी? तो इनकी बॉडी में नो सिमेट्री। उसके बाद इनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी से बाहर भी स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, जिसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है इस तरह के एनिमल्स में शेल्स प्रेजेंट होती हैं। टेस्ट और ट्यूनिक्स भी प्रेजेंट होते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज या अटैचमेंट के लिए। इस तरह से ये नॉन लिविंग चीजें प्रेजेंट होती हैं बॉडी के बाहर, इसको क्या हम बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो ये प्रोटोजोन्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो लोकोमोशन मतलब मूवमेंट के लिए जो पार्ट यूज होता है वो इसमें क्या है? स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मीन्स फीट। ठीक, तो स्यूडोपोडिया कौन होते हैं? फॉल्स फीट होते हैं। और ये लोकोमोशन और फीडिंग दोनों के लिए ही यूज होते हैं।
जैसे हम अमीबा में देखते हैं, जैसे ये अमीबा है, तो उसमें ये क्या है? स्यूडोपोडिया, ठीक है? अब स्यूडोपोडिया क्या है, किसके लिए यूज़ होता है? लोकोमोटर ऑर्गेनेल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ें, तो न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है? होलोज़ोइक हो सकता है। होलोज़ोइक मतलब एनिमल की तरह। एनिमल्स कैसे खाते हैं कि कोई भी फूड है, उस फूड पार्टिकल को इनटेक करते हैं, मुँह के थ्रू इजेशन करते हैं, ठीक है? तो एनिमल्स में होलोज़ोइक होता है, तो कुछ एक जो प्रोटोज़ोआ होते हैं, उसमें होलोज़ोइक एनिमल की तरह भी जो न्यूट्रिशन हो सकता है। होलोफाइटिक मीन्स प्लांट की तरह, प्लांट्स मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो वैसा भी कुछ एक प्रोटोज़ोआ ऐसे होते हैं जो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक? सेप्रोज़ोइक भी हो सकता है, मतलब जो भी सड़ी गली चीज़ें हैं, उन पे निर्भर होके भी ये खाना खा सकते हैं। और पैरासाइटिक मीन्स किसी होस्ट बॉडी पे रह के भी ये अपना फूड या फूड और फीडिंग का पर्पस पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें सारे ही टाइप के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं अलग-अलग ऑर्गेनिज्म में। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, तो रेस्पिरेशन इसमें किसके थ्रू होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के। अब इनकी बॉडी में इस तरह का एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर पानी बाहर से अंदर आता है और अंदर से बाहर आता है, ठीक है? तो अब ये जो एक्सचेंज ऑफ वाटर है, ये किसके थ्रू होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू, ठीक? और जो प्रोसेस इसमें होता है वाटर के एक्सचेंज को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक? तो रेस्पिरेशन प्रोटोजोअन्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। अब उसके बाद इनमें लाइफ स्पैन में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलती है, मतलब एसेक्सुअल स्टेज के बाद सेक्सुअल स्टेज मिलती है और सेक्सुअल स्टेज के बाद एसेक्सुअल स्टेज मिलती है, ठीक है? ये पलट पलट के एक के बाद एक आती रहती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि प्रोटोजोअन्स में एंसिस्टमेंट होता है। एंसिस्टमेंट का मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं, जैसे लैक ऑफ फूड या वाटर या अदर कोई ड्रॉट की कंडीशन है, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन है, उसमें क्या होते हैं? प्रोटोजोअन्स अपनी बॉडी के बाहर एक सिस्ट डेवलप कर लेते हैं, ठीक है? जो कैसी होती है? हार्ड होती है। एक हार्ड सिस्ट डेवलप कर लेते हैं, और इसका सिस्ट का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? एंजिस्टमेंट, ठीक? तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं, और फिर जब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आते हैं, ये कवरिंग टूट जाती है, और फिर ये अपने आगे के लाइफ प्रोसेसेस प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है? तो ये भी किसमें हमें? प्रोटोजोअन्स में देखने को मिलता है। अब उसके बाद अगर हम देखें कि इनका इवोल्यूशन कब हुआ था, तो इनका इवोल्यूशन 3.8 से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था, ठीक है? क्लियर हो गए ये सारे टॉपिक्स? टॉपिक मतलब सारे पॉइंट्स, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किस किस तरह से होता है? अब प्रोटोजोआ क्या है? एक फाइलम है, ठीक? फाइलम क्या है हमारा? प्रोटोजोआ। अब इस प्रोटोजोआ के 4 सब फाइलम है, ठीक? इस फाइलम के 4 सब फाइलम है। कौन? सा सार्कोमेस्टेगोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा और सीलियोफोरा, ठीक? ये 4 हमारे सब फाइलम हैं। अब हम इसकी बात करें सार्कोमेस्टेगोफोरा की, तो इसके अंदर हमें 3 सब क्लास देखने को मिलती हैं, ठीक? सब क्लास इसके अंदर कितनी है? 3। मेस्टेगोफोरा, ज़ूमेस्टेगोफोरा, ज़ूमेस्टेगोफोरा नहीं, मेस्टेगोफोरा, ओपेलिनेटा और सार्कोडीना। ये 3 सुपर क्लास हमें किसमें? सार्कोमेस्टेगोफोरा में देखने को मिलती हैं। अब सबसे पहले अगर हम मास्टेगोफोरा की बात करें, ठीक? मास्टेगोफोरा में फर्दर हमें दो क्लासेस देखने को मिलती हैं, फाइटोमेस्टेगोफोरा और ज़ूमेस्टेगोफोरा। फाइटोमेस्टेगोफोरा का एग्जाम्पल है यूग्लिना, सेरेटियम और नॉक्टिल्यूका, ठीक? ज़ूमेस्टेगोफोरा का एग्जाम्पल है लाइज़मानिया और ट्राइकोमोनास। अभी हम इनको प्रॉपर डीपली पढ़ेंगे, या आउटलाइन देखिए क्लासिफिकेशन की अभी सिर्फ। उसके बाद जो हमारा सेकंड सब क्लास है, वो है ओपेलिनेटा। अब ओपेलिनेटा में ओपेलिना एग्जाम्पल है, और जेलेरी जेलेरिएला, ठीक? तो ये 2 एग्जाम्पल किस में आएंगे? इस वाली सब क्लास में। उसके बाद जो थर्ड हमारी सब क्लास है, वो है सार्कोडीना, ओके? अब हम सेकंड अगर सब फाइलम को देखें, वो है हमारा स्पोरोजोआ।
अब स्पोरोजोआ के अंदर 3 क्लासेस आती हैं, 1, 2, 3। कौन? टीलोस्पोरा, टोक्सोप्लाज्मिया और हेप्लोस्पोरा। अब हम नाइडोस्पोरा की बात करें तो इसमें 2 क्लासेस हैं, मिक्सोस्पोरिडी और माइक्रोस्पोरिडी। सीलियोफोरा की बात करें तो इसमें सिर्फ एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं सीलिएटा। ठीक है, तो हम इसको भी प्रॉपर एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। आप एक ये ब्लूप्रिंट टाइप का है, इससे एक आइडिया लग सके कि किस किस तरह से क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, अब सार्कोडीना में क्या होता है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, अमीबी, एंट अमीबी, बेबेशिया, एक्टिनोफायरिस, कोलोजोम। ये सारा क्लासिफिकेशन किसका है? सार्कोमेस्टेगोफोरा का। अब हम सबसे पहले अब हम प्रॉपरली इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आओ, इसको हम पढ़ेंगे। तुम्हारा सबसे सबसे पहला सब फाइलम फाइलम प्रोटोजोआ का क्या है? सार्कोमेस्टेगोफोरा। अब सार्कोमेस्टेगोफोरा में क्या होता है, लोकोमोटर जो ऑर्गेनेल है, मतलब मूवमेंट के लिए जो ऑर्गेनेल यूज होता है वो क्या है? स्यूडोपोडिया। ठीक है, और फ्लैजेला, इन दोनों में से कोई भी एक लोकोमोशन के लिए यूज हो सकता है। उसके बाद न्यूक्लिया यहाँ पे कैसी होती है? सिर्फ एक टाइप की, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मोनोमॉर्फिक। ठीक है, उसके बाद अब सार्कोमेस्टेगोफोरा में कितनी कितनी क्लासेस थी? हम लोगों ने कितनी पढ़ी थी? सुपर क्लास, मेस्टेगोफोरा, ओपेलेनेटा और सार्कोडीना। अब हम पढ़ेंगे किसको? मेस्टेगोफोरा को। ठीक, तो मेस्टेगोफोरा में क्या होता है? मेस्टेगोफोरा को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में फ्लैजिलेटा भी बोल देते हैं। ठीक, तो ये कैसे होते हैं? सिंपल और प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। अब फ्लैजिलेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास लोकोमोटर ऑर्गेनेल क्या होता है? फ्लैजिला। ठीक, तो इनके यहाँ पे लोकोमोशन किससे होता है? फ्लैजिला के थ्रू। तो मेस्टेगोफोरा भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े। अब मेस्टेगोफोरा फर्दर 2 क्लास में डिवाइड होता है, फाइटोमेस्टेगोफोरा और जूमेस्टेगोफोरा, जो हमारे चार्ट में भी बना हुआ है। मेस्टेगोफोरा की 2 क्लासेस, फाइटोमेस्टेगोफोरा और जूमेस्टेगोफोरा। अब हम फाइटोमेस्टेगोफोरा को पढ़ेंगे। तो फाइटोमेस्टेगोफोरा कौन होते हैं? इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसमें? क्रोमेटोफोर्स में। अब ये जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, इसलिए अपना ये फूड क्या करते हैं? खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे हम लोग अभी न्यूट्रिशन में पढ़ ही रहे थे प्रोटोजोआ की, कि कुछ एक प्रोटोजोआंस क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन खुद, मतलब उनका जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो प्लांट जैसा होता है। तो वो फाइटोमेस्टेगोफोरा के ही बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कि ये जो प्रोटोजोआंस होते हैं इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए अपना ये फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो इनका जो फूड न्यूट्रिशन का टाइप है वो कैसा होगा? होलोफाइटिक, प्लांट लाइक। ठीक, आगे यही पॉइंट, होलोफाइटिक बाय फोटोट्रॉफी। फोटोट्रॉफी का मतलब ये होता है कि ये सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किससे? क्लोरोफिल के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च। फ्लैजिला एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल यूग्लिना, सेरेटियम और नॉक्टिल्यूका। ये सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं? फाइटोमेस्टेगोफोरा में। अब अगर जूमेस्टेगोफोरा की बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल या क्रोमेटोफोर्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं। अब यहाँ पे फूड सेल्फ तो प्रिपेयर हो नहीं रहा है, तो ये अपने फूड के लिए किसी होस्ट बॉडी पे डिपेंड होते हैं और उसके ऊपर ही फीड करते हैं। ठीक, अब न्यूट्रिशन इनका कैसा हो गया? होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स एनिमल लाइक। एनिमल लाइक मतलब दूसरों पे निर्भर होना अपने खाने के लिए। सेप्रोजोइक का मतलब कोई भी डिसॉल्व कोई बॉडी है या एनिमल है उसके ऊपर फीड करना। ठीक है, अब उसके बाद इनका रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन। और फ्लैजिला यहाँ पे एक भी हो सकता है और एक से कई ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइजमानिया और ट्राइकोमोनास। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा सेकंड सब फाइलम है वो है स्पोरोजोआ। अगर हम स्पोरोजोआ की बात करें
तो यहाँ पे लोकोमोटर ऑर्गेनेल कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे कोई भी लोकोमोशन नहीं होता है। तो इनका जो ट्रांसफर होता है, जो भी गैमेट्स होते हैं उनका ट्रांसफर स्पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम भी उसी से स्पोरोजोआ पड़ा है। अब ये एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं एज पैरासाइट। अब इनकी 3 क्लासेस हैं, टीलोफोरा, टीलोस्पोरा, टॉक्सोप्लाज्मिया और हेप्लोस्पोरिया। ठीक, अब हम पहली क्लास की बात करें, तो पहली क्लास जो होती है उसमें कैसे होते हैं? स्पोर्स नेकेड होते हैं, मतलब जो भी स्पोर्स होते हैं उन पे कोई भी कवरिंग नहीं होती है, बिल्कुल नेकेड होते हैं विदाउट एनी कवरिंग। इसका एग्जाम्पल हो गया मोनोसिस्टेस और प्लाज्मोडियम। अब उसके बाद अगर हम टॉक्सोप्लाज्मिया की बात करें, तो इसमें स्पोर्स कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लेकिन अब जब एब्सेंट है तो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया टॉक्सोप्लाज्मा। अब अगर हम हेप्लोस्पोरिया की बात करें, तो इसमें क्या होता है? स्पोर केस प्रेजेंट होता है। स्पोर केस मतलब एक तरह की एक बॉडी प्रेजेंट होती है, एक होल टाइप का, पिट टाइप का प्रेजेंट होता है, जिसमें हम स्पोर्स को रखते हैं। स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हेप्लोस्पोरिया में स्पोर केस प्रेजेंट होता है। अब यहाँ इसमें और इसमें ये फर्क है कि टीलोस्पोरा में ऐसे ही नेकेड स्पोर्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे नेकेड स्पोर्स नहीं है, स्पोर्स प्रॉपर एक केस में बंद है। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो स्पोर्स यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल एक्थियोस्पोरिडियम है। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा तीसरा सब फाइलम है वो है नीडोस्पोरा। अब नीडोस्पोरा की खासियत है कि इनके जो स्पोर्स होते हैं उनके पास पोलर फिलामेंट प्रेजेंट होता है। अब पोलर फिलामेंट का मतलब ये समझो कि ये आपका स्पोर है, और ये मैं थोड़ा बड़ा एनलार्ज करके बना रही हूँ, और इस स्पोर के अंदर एक स्पाइरल टाइप का एक फिलामेंट प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलर फिलामेंट। ठीक है, अब जब भी ये डिस्पर्स होके जहाँ पे भी इसको अपना प्लांट या ऑर्गेनिज्म जनरेट करना होगा, प्लांट में गलत बोल रही हूँ, ऑर्गेनिज्म जनरेट करना होगा, तो ये स्पोर की ये जो आउटर कवरिंग है, ये ब्रेक होके ये फिलामेंट प्रॉपर एक बड़ा सा इस तरह से फिलामेंट बन जाएगा और एक हॉलो ट्यूब फॉर्मेशन कर लेगा, और इसी के थ्रू आगे का जनरेशन शुरू हो जाएगा। ठीक, तो वो स्पोर्स जिनके अंदर इस तरह का एक स्पाइरल फिलामेंट प्रेजेंट होता है, उस फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं? पोलर फिलामेंट। और ये खासियत है नीडोस्पोरा, और नीडोस्पोरा में भी इनकी क्लास माइक्रो स्पोरिडी में। ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें पोलर फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। अब नीडोस्पोरा के 2 क्लास हैं, मिक्सोस्पोरिडी और माइक्रोस्पोरिडी। अब मिक्सोस्पोरिडी में क्या होता है? स्पोर्स कैसे होते हैं? लार्ज, बड़े होते हैं, डेवलप्ड फ्रॉम सेवरल न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई से डेवलप्ड होते हैं। अब ये कैसे होते हैं? मोस्टली फिशेस में पैरासाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल इनका मिक्सीडियम और मिक्सोबोलस। अगर हम माइक्रोस्पोरिडी की बात करें, माइक्रो का मतलब ही हो गया स्मॉल, तो इनके जो स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे? स्मॉल होंगे, जो कि सिर्फ एक न्यूक्लियस से डेवलप्ड होते हैं। अब इनके जो स्पोर्स होते हैं उनमें यूनिवाल्व मेम्ब्रेन होती है, मतलब सिर्फ एक वाल्व की मेम्ब्रेन होगी। ठीक, अब उसके बाद ये तो फिशेस के हुए, ये आर्थ्रोपोड और फिशेस दोनों के पैरासाइट्स होते हैं। अब इसमें ये वर्ड आया है इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब कि सेल के अंदर ये रहते हैं। ठीक है, तो सेल में इन्वेड करने के लिए कोई चीज चाहिए, तो ये जो पोलर फिलामेंट है यही हेल्प करता है सेल वॉल को रप्चर करने में और इसके अंदर घुसने में। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी पोलर फिलामेंट यहाँ पे क्यों जरूरी है, ताकि वो सेल में इन्वेड कर सके। इसका एग्जाम्पल है नोसिन। ठीक है, आगे बढ़ो। अब जो हमारा फोर्थ सब फाइलम है वो है सीलियोफोरा। अब सीलियोफोरा में क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है एज लोकोमोटरी ऑर्गन, और इसमें सीलिया लोकोमोशन भी करते हैं और फीडिंग भी करते हैं। डाइमॉर्फिक है, न्यूक्लियस एक से ज्यादा प्रेजेंट है। अब सीलियोफोरा की क्लास है सीलिएटा। ठीक, अब सीलिएटा में क्या होता है? लोकोमोटर ऑर्गन कैसा है? सीलिया है, प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये
थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, डेफिनेट माउथ और गुलेट भी प्रेजेंट होता है और 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। 1 सेकेंड। ठीक, पैरामीशियम इनका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सारे के सारे सब फाइलम हम लोगों ने पढ़ लिए, उनकी क्लासेस भी पढ़ ली। क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ का कंप्लीट हो गया। अब हम कल प्रोटोजोआ जनरल अकाउंट पढ़ेंगे, जो हम कल के लेक्चर में शुरू करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। क्लासिफिकेशन की प्रॉपर डीपली स्टडी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू।